नमस्कार। हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी की इसी सीरीज़ में हम लोग स्टेट पॉलिसी को डिस्कस कर रहे थे और इसी स्टेट पॉलिसी में हम बीपीएससी की पॉलिटी को जो डिस्कस कर रहे थे, इसमें जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस करा है वो हमने डिस्कस करा था स्टेट लेजिस्लेचर को, जहाँ पे हमने बिहार की लेजिस्लेचर को कम्प्लीटली अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके पूरी तरीके से उसको समझाया है। आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे या इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यायपालिका, जुडिशरी। जी हाँ, हम न्यायपालिका को देखेंगे। इसको हम दो पार्ट्स में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम बिहार का पंचायती राज सिस्टम देखेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का अध्ययन करेंगे। तो आज जो हम बिहार की न्यायपालिका का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसको हमने दो पार्ट में विभाजित करा है, उस एक पार्ट में हम पहले उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, क्षमा करिए, उच्च न्यायालय और उसके संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि जो भारत की न्यायपालिका है वो एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करती है, अर्थात सर्वोच्च स्थान पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने आप में उच्च न्यायपालिका के वर्ग कैटेगरी में आते हैं, जबकि इसके बाद जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं या सेशन कोर्ट आते हैं, अन्य प्रकार के जो कोर्ट या न्यायालय आते हैं, वो हमारे पास अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो जो उच्च न्यायालय यानी कि अपर जुडिशरी की कैटेगरी में आते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। और हम जानते हैं कि हर राज्य के पास अपना एक हाई कोर्ट होता है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई एक हाई कोर्ट किसी एक से अधिक राज्य के लिए भी सेवाएं दे सकता है। ऐसे कितने हाई कोर्ट हैं भारत में, कुल कितने हाई कोर्ट हैं और ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों के लिए सेवा दे रहे हैं, इनका अध्ययन भी हम लोग पॉलिटी क्लास में जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें वहाँ पर उसका अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए हम बिहार पॉलिटी के अंतर्गत उच्च न्यायालय से यहाँ पर इसको प्रारंभ करते हैं। तो ये अपना बिहार का पॉलिटिकल मैप है। इस पॉलिटिकल मैप का हम कई बार स्टडी कर चुके हैं, इसलिए इसका बार रिवीजन अभी नहीं करेंगे। फिलहाल दिखाने के लिए कि हम बिहार पॉलिटी को स्टडी कर रहे हैं, इस पॉलिटिकल मैप के साथ ही हमने इसका श्री गणेश करा है। और ये अपने स्टेट सिंबल है। हम जानते हैं कि जो हमारा राजकीय पुष्प है वह गेंदा है, जो राजकीय चिन्ह है हमारे पास, ये हमारा बिहार का राजकीय चिन्ह है। पीपल वृक्ष हमारे पास राजकीय वृक्ष के रूप में है। राजकीय पशु बिहार का अपने आप में बैल हो जाता है। राजकीय पक्षी गौरैया है और राजकीय मत्स्य अपने पास देसी मंगूर है। और इस प्रकार से ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, या चित्र के माध्यम से इसको पहचानिए। आगे क्यों चलते हैं। अगर हम भारत में न्यायपालिका का अध्ययन करते हैं तो हमको पता लगता है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो अपने आप में एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत है। जब हम भारत के संघीय चरित्र का अध्ययन करते हैं और उसके संघीय चरित्र का विवरण करते हैं, तो जो संघीय चरित्र की जो डेफिनेशन, जो परिभाषा निकल के आती है, जो पूर्ण डेफिनेशन अपने आप में निकल के आती है, जो समझी जाती है, वह यूएसए के संविधान के माध्यम से निकल के आती है। जब उसकी तुलना में हम भारत के संघ की तुलना करते हैं तो फिर भारत को अधिसंघ या हाफ संघीय व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है कि अर्ध संघ की व्यवस्था में भारतीय संघ आता है। जब भारतीय संघ अर्ध संघ की व्यवस्था में आता है तो उसका क्वासी जुडिशियल प्रोसेस में हमारे पास, उसके अर्ध संघीय व्यवस्था में हमारे पास जो उसकी न्यायपालिका है वह एक घटक के रूप में काम करती है। यदि भारत की न्यायपालिका संघीय चरित्र के अंतर्गत काम करती तो हमारे पास एक फेडरल कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय होता और ये सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर होता। हर राज्य के पास अपना एक सुप्रीम कोर्ट होता। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास संघीय न्यायालय जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास अपना सर्वोच्च न्यायालय है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, जिसकी सीट दिल्ली में है और ये पूरे भारत के लिए न्यायपालिका के केंद्र के रूप में काम करता है। इसके साथ ही अगर संघीय व्यवस्था में राज्यों के पास अपने सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में राज्यों के पास अपने हाई कोर्ट है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि जो संघीय परिभाषा, जो चरित्र है, उसमें न्यायपालिका एक अपवाद के रूप में काम करती है। लेकिन इसका ऐसा होना आवश्यक है और ऐसा इसका होना भी चाहिए, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है और भारत की जो राज्य व्यवस्था है वह इसकी ज्योग्राफी से प्रभावित होकर चलती है। हमारे पास ज्योग्राफी यूएसए की जैसी नहीं है, इसलिए हमारे पास संघ भी यूएसए के जैसा नहीं हो सकता। हमारे ज्योग्राफी, जो हमारा भौगोलिक परिक्षेत्र है, उसका जो दृश्य निकल के आता है वह थोड़ा सा विभिन्न है और उन परिस्थितियों को विषयवत अध्ययन करते हुए और उनको संबोधित करते हुए हमारे पास कुछ इस प्रकार के चरित्र निकल के आते हैं जो पूर्ण संघ की परिभाषा में अपने आप को सुगम रूप से नहीं पाते हैं। तो अगर भारत की न्यायपालिका का हम अध्ययन करते हैं तो भारत की न्यायपालिका में हमको मिलता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च स्थान पे होता है। उसके बाद हमको मिलेगा हमारा हाई कोर्ट। तो सर्वोच्च स्थान पे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट की केवल एक सीट है जो हमको दिल्ली में मिलती है। इसके बाद हमारे हाई कोर्ट्स मिल जाते हैं और हर राज्य के लिए अपना एक हाई कोर्ट्स होना आवश्यक है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक हाई कोर्ट्स एक से अधिक राज्यों के लिए सेवा दे रहा है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारा
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, इसकी सीट चंडीगढ़ में है और ये पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए अपनी अपनी सेवाएं देता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसके बाद जो जुडिशरी आती है तो ये अपने पास हायर जुडिशरी की या उच्च न्यायपालिका की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायपालिका कौन कौन आता है? हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसके बाद हमारे पास आते हैं अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी। इस अधीनस्थ न्यायालय में हमारे पास सिविल कोर्ट आ जाता है जिसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज बैठेंगे, हमारे पास सिविल कोर्ट आ जाता है जिसमें हमारे पास सेशन कोर्ट या सेशन जज बैठते हैं, और हमारे पास रेवेन्यू कोर्ट आ जाता है जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत सुनवाई चलती है। तो ये हमारे पास सबऑर्डिनेट न्यायपालिका की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो उच्च न्यायपालिका और अधीनस्थ न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और अधीनस्थ न्यायपालिका में शेष न्यायपालिका का तंत्र निकल कर आता है। और इस प्रकार से भारत की न्यायपालिका एक एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत काम करती है जिसमें एक हायरार्की को मेंटेन करा जाता है। इस हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च स्थान पर है और उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट की श्रेणी आती है। इसी श्रेणी में जब कोई एक न्यायालय जिले के स्तर पर किसी सिविल मैटर को सुनना होता है तो वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है। इसके ठीक अगेंस्ट या इसके ठीक समकक्ष जब कोई न्यायालय जिला स्तर पर क्रिमिनल कोर्ट को सुनना होता है कि क्रिमिनल मैटर को, आपराधिक गतिविधियों के अभियोग को सुनना होता है, तो वही सेशन कोर्ट कहलाता है। तो उसके जो न्यायाधीश होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज कहलाएंगे या सेशन कोर्ट जज कहलाते हैं अपने आप में। इसके जो रेवेन्यू कोर्ट आते हैं वह उस राज्य के राजस्व नियमावली के अनुसार कार्य करते हैं। इसके बाद हमारे पास परिवार न्यायालय आता है, फिर हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट आते हैं और कुछ विशेष न्यायपालिका के प्रावधान भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार से जब न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे तो यही कारण है कि न्यायपालिका के अध्ययन को जो हम बिहार की पॉलिटी के अंतर्गत इसका अध्ययन कर रहे हैं, बिहार की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हम इसको 2 खंडों में विभाजित करके चलते हैं। इस प्रथम खंड में हमने यह देखा कि हमारे पास न्यायपालिका का यह वर्गीकरण मिलता है, और इसी वर्गीकरण में जब आगे की ओर चलते हैं तो हम पटना उच्च न्यायालय का इतिहास देख लेते हैं। जब पटना उच्च न्यायालय के इतिहास पर हम लोग आते हैं तो हमको पता चलता है कि पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत इसकी उद्घोषणा गवर्नर जनरल के द्वारा करी गई थी। तो जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी, और 22 मार्च 1912 से इसकी उद्घोषणा करी गई थी, और 1 दिसंबर 1913 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। ये पॉइंट थोड़ा इधर हो गया है, आप इस डेट को यहाँ ले जाइए। ओके, इस डेट को यहाँ ले जाइए। तो मैं इसको कह दे रहा हूँ कि 22 मार्च सन 1912 को गवर्नर के द्वारा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना करी जाएगी, ऐसे एक उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन करी गई, और फिर 1 दिसंबर 1913 पर इसकी आधारशिला रखी गई। अर्थात यहाँ पर इसकी आधारशिला रख दी गई है, नींव रख दी गई है, और 3 फरवरी 1916 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है। तो यानी कि 1912 से 1916 का ये 4 वर्षों का घटनाक्रम था। इन 4 वर्षों के घटनाक्रम में हमको 3 महत्वपूर्ण डेट्स मिलती हैं। एक मिलती है 22 मार्च जिस दिन इसकी उद्घोषणा करी गई, एक 22 दिसंबर 1913 जब इसकी आधारशिला रखी गई, और स्थापना होती है इसकी 3 फरवरी 1916 का ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और 1 मार्च 1916 से यह अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो इन 4 वर्षों के अंतराल पर उद्घोषणा से लेकर और 1 मार्च 1916 तक पटना उच्च न्यायालय का इतिहास हमको इसकी स्थापना और फिर इसके क्रियान्वयन या कार्य करने की तिथि तक हमको मिल जाता है। तो अगर इन तिथियों को हम फिर से रिवीजन करते हैं तो हमारे पास 22 मार्च 1912 है जिस दिन घोषणा करी गई थी, 1 दिसंबर 1913 जिस दिन आधारशिला रखी गई थी, फिर हमारे पास 3 फरवरी 1916 ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई, और 1 मार्च 1916 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया पटना उच्च न्यायालय का। तो इस प्रकार से अगर पटना उच्च न्यायालय को देखते हैं तो पटना उच्च न्यायालय भारत के प्राचीनतम उच्च न्यायालयों में से एक है। अर्थात कुछ ऐसे उच्च न्यायालय जिनकी नींव 1916 के एक्ट से पहले ही रख दी गई थी, और हाईकोर्ट की स्थापना का जो एक्ट आया था उससे पहले इसकी नींव रख दी गई थी। अब देखिए, इसे भारत सरकार अधिनियम 1915 के अंतर्गत संबद्ध कर दिया गया, और इस प्रकार विधि मान्यता भी इसको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि 1913 से पहले 1915 से पहले इसकी उद्घोषणा ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। यानी कि ये अपने आप में कार्यपालिका का आदेश था, इसको विधि सम्मत अभी मान्यता नहीं मिल पा रही थी। भारत सरकार अधिनियम 1915 के अंतर्गत इसको अब विधि सम्मत कर दिया गया, और इस प्रकार से इसको 1915 के बाद से अपनी एक विधि मान्यता मिल जाती है। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो हाई कोर्ट एक्ट्स भी लेके आई थी 1916 के अंतर्गत, तो इसको विधि मान्यता फिर वहाँ से मिलती है। इस प्रकार से ये अपनी विधि मान्यता के साथ ही 1 मार्च 1916 से अपना कार्य करना प्रारंभ करता
है। तो इस प्रकार से पटना उच्च न्यायालय की गिनती जो होती है वो भारत के प्रमुख रूप से प्राथमिक रूप से स्थापित होने वाले उच्च न्यायालयों के अंतर्गत होती है। अब देखते हैं कुछ आगे का इसका और इतिहास। तो जब आगे का और कुछ इतिहास इसका देखते हैं तो हमको ये पता लगता है स्वतंत्रता प्राप्त वर्ष 1948 से 26 जुलाई 1948 तक बिहार तथा उड़ीसा के लिए उच्च न्यायालय के रूप में कार्य किया। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में प्रावधान है कि कोई एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए सेवा दे सकता है। तो यह प्रावधान हमको भारतीय संविधान के प्रावधान में आने से पहले भी पटना उच्च न्यायालय के इतिहास में मिलता है। पटना उच्च न्यायालय के इतिहास में जब तक उड़ीसा राज्य बिहार के इस क्षेत्र से अलग नहीं होता है तब तक स्वतंत्रता प्राप्ति वर्ष 1948 से और 26 जुलाई 1948 तक, अर्थात जब तक भारत रिपब्लिक बनता है, गणतंत्र बनता है, उससे पहले स्वतंत्रता के बाद से, तो स्वतंत्रता और गणतंत्र के बीच का जो मध्यकालीन समय था हमारे पास, उसके अंतर्गत 1948 में 26 जुलाई 1948 तक बिहार तथा उड़ीसा के लिए पटना उच्च न्यायालय ने एक साथ अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कुल इसमें अंतर्गत 53 है और प्रथम न्यायाधीश सर एडवर्ड मोनार्ड डेंस चैमियर बने थे, जिनका जो कुल कार्यकाल था वो 1 मार्च 1916 से 30 अक्टूबर 1917 तक रहा था, यानी कि लगभग 1 वर्ष 7 माह का इनका कार्यकाल रहता है। जो वर्तमान न्यायाधीश आते हैं पटना उच्च न्यायालय के, वह हैं श्री न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश कृष्ण विनोद चंद्रन, और जो उनका कार्यकाल प्रारंभ हो रहा है पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में, वह 7 मार्च 2023 से भी वर्तमान तक इनका कार्यकाल यहाँ पर चल रहा है। तो प्रथम न्यायाधीश होते हैं सर एडवर्ड मोनार्ड डेंस चैमियर, जो 1916 से 1917 तक लगभग 1 वर्ष 7 माह के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। और वर्तमान के जो अपने मुख्य न्यायाधीश हैं श्री चंद्रन विनोद चंद्रन, वह 7 मार्च 2023 से अभी तक वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। तो कुल न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पे 53 है। जो प्रथम न्यायाधीश थे वो चैमियर थे और जो वर्तमान न्यायाधीश थे वो विनोद कृष्ण चंद्रन है। और इस प्रकार से हमारे पास पटना उच्च न्यायालय के इतिहास और उसके संबंध में कुछ आंकड़े यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये एक ऐसा उच्च न्यायालय था भारत के गिने उच्च न्यायालय में से जिसने एक से अधिक राज्यों के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। और ये सेवाएं जब पटना उच्च न्यायालय 2 राज्यों के लिए दे रहा है तो वह रिपब्लिक यानी गणतंत्र होने से पहले दे रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में दे रहा है। तो वर्ष ध्यान रखिएगा, यह वर्ष आ जाता है वर्ष 1948। आगे की ओर बात करते हैं। जब आगे की ओर बात करते हैं तो अब संविधान के कुछ संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं और उस अनुच्छेद पर 214 से 237 तक कुछ प्रमुख अनुच्छेद हमको वर्ग के आधार पर मिलते हैं जो पटना उच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय के संबंध में उल्लेखित करे गए हैं। तो 214 संविधान का अनुच्छेद 214 अर्थात आर्टिकल 214 क्या प्रावधान करता है? एक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 214 किसी भी राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 214। यानी कि अनुच्छेद 214 करता है कि हर राज्य के लिए अपना एक संविधान होगा। अनुच्छेद 214 आता है भाग 6 के अंतर्गत और हम जानते हैं कि भाग 6 जो प्रारंभ होता है वह अनुच्छेद 152 से 237 तक चलता है। उसी के अंतर्गत जो राज्य की न्यायपालिका, उसी न्यायपालिका में अनुच्छेद 214 हमको मिलता है। 214 प्रावधान करता है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 कहता है कि जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो अपने आप में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होंगे। तो अनुच्छेद 215 यही बात उच्च न्यायालय के संबंध में कहता है, जिसको वो कहता है कि अभिलेख न्यायालय होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का सीधा सा अर्थ है कि हाई कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दे दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय अंतिम निर्णय दिए जाते हैं वो उनके वर्डिक्ट कहलाते हैं। वर्डिक्ट एक लॉ की तरह काम करता है। तो अगर किसी संबंधित हाई कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दिया है किसी केस में, तो वो उस राज्य के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उस राज्य की टेरिटरी में एज ए लॉ काम करता है, अर्थात उसको विधि मान्यता रहती है, इसलिए इनको अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करते हैं। अनुच्छेद 215 कहता है कि हाई कोर्ट, हर राज्य का हाई कोर्ट अपने आप में अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 214 प्रावधान करता है हाई कोर्ट के लिए, 215 कहता है हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगा। तो अनुच्छेद 216 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 216 के अंतर्गत अब हाई कोर्ट्स के गठन करे जाएंगे। प्रावधान मिलता है कि हाई कोर्ट होगा, ये 214 के अंतर्गत है, और जब हाई कोर्ट होगा तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करेगा। अब हाई कोर्ट की स्थापना करी जाएगी। तो किसी भी हाई कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 216 के अंतर्गत की जाती है। हाई कोर्ट होना चाहिए, यह बात 214 कहेगी। तो ध्यान रखिए, हाई कोर्ट होना चाहिए, यह बात 214 कहेगी। हाई कोर्ट की स्थापना, नया हाई कोर्ट बनाना होगा तो यह अनुच्छेद 216 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 217, जब अनुच्छेद 216 के अंतर्गत हाई कोर्ट स्थापित हो जाएगा तब अनुच्छेद 217 आती है और वो कहती है कि नियुक्ति, त्यागपत्र और निष्कासन मेरे द्वारा निर्धारित करे जाएंगे। तो अनुच्छेद 214 कहती है
कि अगर कोई ये बताएगा किसी राज्य के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए तो अनुच्छेद 214 कहते हैं ठीक है, मैं बताऊंगी कि एक राज्य के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए। अगर हाई कोर्ट होना चाहिए तो हाई कोर्ट का क्लास वर्गीकरण किस प्रकार से होगा, तो कहेंगे भैया इसको भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में अर्थात अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करना होगा। तो ये बात कौन बताता है, अनुच्छेद 215 खड़ी हो जाती है कि ठीक है ये बात मैं बताऊंगी कि जो कोई भी हाई कोर्ट होगा अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। तो जब नए किसी हाई कोर्ट का गठन होगा तो वो गठन किसके द्वारा होगा, तो क्या 214 के अंतर्गत होगा, तो नहीं। तो अब संविधान कहता है कि 214 तुम बैठो, किसी भी हाई कोर्ट का जो गठन होगा वो एक नए अनुच्छेद के द्वारा होगा। फिर अनुच्छेद 216 को खड़ा किया जाता है, संविधान को निर्देशित करते हैं अनुच्छेद 216 को कि देखिए सुनिए अगर किसी हाई कोर्ट का गठन होगा तो वह आपके द्वारा होगा, अनुच्छेद 217। और जब हाई कोर्ट का गठन होगा तो उसमें कुछ न्यायाधीश बैठेंगे ही। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 53 है, तो वो जो न्यायाधीश बैठेंगे तो उन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति, उनकी नियुक्ति जो होगी, उनका त्यागपत्र होगा, उनके निष्कासन की जो प्रक्रिया होगी वह अनुच्छेद 217 बताएगी। और अनुच्छेद 231 बताएगी कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है। अब ये कि इस पॉइंट को नोट करिए कि अनुच्छेद 231 क्या कहती है, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय, उच्च न्यायालय अपनी सेवाएं दे सकता है। और हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा था कि वर्ष 1948 से और 1948 के प्रावधान के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से सेवा दे रहा है। जैसे कि इस प्रकार जो हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय है वो बंगाल के लिए और अंडमान निकोबार के लिए संयुक्त रूप से अपनी सेवाएं देता है। इसी प्रकार जो हमारा हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय जिसकी बेंच चंडीगढ़ में है वो अपने आप में संयुक्त रूप से हरियाणा और पंजाब के लिए अपनी सेवाएं देता है। तो इस प्रकार से यह जो प्रावधान निकल के आता है यह एक संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान है तो यानी कि इसके लिए कोई अपना संविधान का अनुच्छेद होगा और यह अनुच्छेद हमको 231 बताता है। और 231 कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करी जा सकती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि वह 2 ही राज्यों के लिए सेवा देगा, वह 2 से अधिक राज्यों के लिए भी सेवाएं दे सकता है। अब आपका होमवर्क ये बनता है कि इससे पहले कि हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करें, आप ये बताइए कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं और ऐसे कौन कौन से न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों के लिए या राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब रिवीजन कर लेते हैं। 214 कहती है कि उच्च न्यायालय होगा, 215 कहती है कि उच्च न्यायालय यदि होगा तो वह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय की तरह काम करेगा। फिर 216 कहती है अगर उच्च न्यायालय होगा और उसका गठन करना है तो 216 कहती है गठन मेरे अनुसार होगा। और फिर 270 कहती है यदि गठन हो गया तो उसमें न्यायाधीश होंगे तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका त्यागपत्र और निष्कासन मेरे प्रावधानों के अनुसार होगा। जब ये सारे प्रावधान हो जाते हैं तब अनुच्छेद 231 सामने आती है। वो कहती है कि एक हाईकोर्ट एक राज्य के लिए क्यों काम करेगा, उसमें क्षमता अधिक है तो वो एक से अधिक राज्य या एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी काम कर सकता है। तो इस प्रकार से ये 5 महत्वपूर्ण अनुच्छेद बनते हैं किसी भी उच्च न्यायालय के संबंध में। आगे की ओर बात करते हैं। जब आगे की ओर बात करते हैं तो नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब ध्यान रखिए, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, राज्यपाल के द्वारा नहीं। यस, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, राज्यपाल के द्वारा नहीं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करने के पश्चात करी जाएगी। तो अगर पटना उच्च न्यायालय में श्री चंद्रन जी इस समय मुख्य न्यायाधीश है तो उनकी नियुक्ति जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ उनकी सहमति के साथ करी गई होगी। और नियुक्ति कौन करते हैं, तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं। ध्यान रखिएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी इसलिए त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को जाएगा, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ऐसी अथॉरिटी जिसने आपको अपॉइंट करा है उससे सबऑर्डिनेट अथॉरिटी पर आप अपना रेजिग्नेशन नहीं देंगे और ना ही वो आपके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर सकती है। इसलिए नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को जाएगा, निष्कासन भी संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से होगा, शपथ राज्यपाल दिलवाएंगे। तो एक नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करने के पश्चात होगी अनुच्छेद 217 के अनुसार। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद होगी। तो अब पटना हाई कोर्ट में जो 53 न्यायाधीश हैं उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश हो गए और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति फिर जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे विचार विमर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा करी जाएगी। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाएगा और निष्कासन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही भारतीय संसद में होगा। अभी तक यहाँ पे राज्य विधायिका और राज्यपाल का कोई भी क्लॉज हमको देखने समझने को नहीं मिलता, बस केवल इस क्लॉज के माध्यम से या उस उपभाग के माध्यम से, प्रबंधन के माध्यम से कि मैंने आपको बताया कि शपथ राज्यपाल के द्वारा करवाई जाएगी। मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में शपथ राष्ट्रपति ही करवाएंगे, लेकिन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में शपथ राज्यपाल के द्वारा करवाई जाएगी। बाकी शेष प्रावधान राष्ट्रपति और भारतीय संसद के से यहाँ पे संचालित करे जाते हैं। आगे की ओर बात करते हैं।
जब आगे की ओर बात करते हैं तो योग्यताएं क्या होंगी, किसी को अगर पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनना है तो उसकी योग्यताएं क्या होंगी। तो योग्यताएं क्रमशः हमारे पास दो निकल के आती हैं। कुल हमारे पास 3 योग्यताएं, इनमें से 2 को सेटिस्फाइड करना होगा, संतुष्ट करना होगा। तो पहली योग्यता मैंडेटरी है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तो ठीक है, यदि आप भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको भारत की नागरिकता मिल गई है और उसने लॉ की डिग्री भी ले ली है और वह एडवोकेट की तरह काम भी कर रहा है और वो इटली से आया है, तो क्या वह भारत का न्यायाधीश बन सकता है? यह होमवर्क आपके लिए है। मैं बताऊंगा आपको कि वो बन भी सकता है या नहीं बन सकता है। तो एक बात, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, भारत के नागरिक होने चाहिए, यह आपकी अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बाद फिर दूसरी योग्यता पे बात करी जाएगी, अर्हता पे बात करी जाएगी। भारतीय राज्य की सीमा क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों के लिए न्यायिक अधिकारी आप रहे हो, या भारतीय उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक में कम से कम 10 वर्षों के लिए आप अधिवक्ता रहे हो। अर्थात सीधी सी बात यह है, या तो आपने एज ए एडवोकेट उच्च न्यायालय में काम करा है कम से कम 10 वर्ष, और ये योग्यता जब देखी गई है तो उससे बताया गया कि हो सकता है आपने पटना उच्च न्यायालय में 10 वर्ष के लिए काम करा हो तो भी आप योग्यता अर्हता का धारण कर लेंगे। यह भी हो सकता है कि आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय गए हो, 5 वर्ष आपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी सेवा दी है, 5 वर्ष पटना उच्च न्यायालय में सेवा दी है, तो दोनों को काउंट करके 10 वर्ष होता है तो भी आपकी योग्यता आ जाती है। अगर आप 2 से अधिक उच्च न्यायालय में अपनी सेवा दे रहे हैं और लगातार 10 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं अधिवक्ता के रूप में, तो भी आपके पास अर्हता आ जाती है कि आप पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हैं। अगर ये योग्यता नहीं है तो ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए और एक आपके पास होनी ही चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं। तो इन दोनों योग्यताओं में से इन योग्यताओं में से ये योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। और इस प्रकार से जब हम इसका रिवीजन करेंगे, रिकैप करेंगे, तो हमने देखा कि उद्घोषणा ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल द्वारा हुई, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा हुई है 22 मार्च 1912 को। 1 दिसंबर 1913 से 13 को इसकी आधारशिला रखी गई है। 3 फरवरी 1916 से ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई है और 1 मार्च 1916 से आधिकारिक रूप से इसने कार्य करना प्रारंभ करा। इससे भारत सरकार अधिनियम 1915 के अंतर्गत संबंध करके विधि मान्यता भी प्राप्त कर दी गई थी। इस प्रकार से पटना उच्च न्यायालय भारत के प्राथमिक कुछ उच्च न्यायालयों में अपनी गिनती को करवाता है। 1948 से 26 जुलाई 1948 तक इसने अपनी उड़ीसा और बिहार राज्य के लिए संयुक्त रूप से अपनी सेवाएं दी, जब तक कि उड़ीसा के लिए पृथक उच्च न्यायालय नहीं बन जाता है। न्यायाधीशों की कुल संख्या 53 है। पहले एडवर्ड मेनार्ड जेम्स चैम्बियंस हैं, जिनके कुल कार्यकाल की सेवा जो रही है वो 1 वर्ष 7 महीने के आसपास रही है। वर्तमान जो न्यायाधीश हैं श्री कृष्ण चंद्र विनोद चंद्रन हैं। और इस प्रकार से पटना उच्च न्यायालय में 53 न्यायाधीश हमारे सामने निकल कर आते हैं। 214 कहती है कि हाई कोर्ट होगा, 215 कहती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करेगा, 216 कहती है कि हाई कोर्ट का गठन किस प्रकार से होगा, और 217 कहती है कि नियुक्ति, निष्कासन और त्यागपत्र मेरे प्रावधान के अनुसार होगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 231 आ जाती है, जो प्रावधान करती है कि एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए, या एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश, या 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, या एक राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, किसी के लिए भी अपनी सेवाएं दे सकता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, त्यागपत्र राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, और निष्कासन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होगा। अर्थात वहाँ पे इनकैपेसिटी, अक्षमता और कदाचार का ग्राउंड यहाँ पे बनकर तैयार होगा, और उसके बाद संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से उनका निष्कासन होगा। संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से निष्कासन क्या होगा, ये हम सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इसकी चर्चा, परिचर्चा, उसका अध्ययन कर चुके हैं। मैं आपको बस 2 ग्राउंड बता रहा हूँ कि आधार कौन कौन से होंगे। तो जो आधार होंगे कि किसी न्यायाधीश को निष्कासित किया जाएगा संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से, तो उसमें 2 आधार निकल के आते हैं। एक निकल के आता है अक्षमता और दूसरा निकल के आता है कदाचार। अक्षमता अर्थात इनकैपेसिटी और कदाचार अर्थात मिसबिहेवियर, इन दोनों के आधार पर निष्कासन यहाँ पर किया जाता है। एक बात। दूसरी बात और क्या हो सकता है, तो अब आगे की ओर चलेंगे तो अब देखेंगे भारत के नागरिक की योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद भारत की राज्य सीमा क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष के लिए न्यायिक अधिकारी के रूप में काम कर रहा हो, या ये योग्यता नहीं है तो कम से कम 10 वर्षों के लिए वो हाई कोर्ट के लॉयर रह चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विषय में बात करेंगे तो इसमें एक योग्यता और जुड़ जाती है। उस योग्यता में इन दोनों के अलावा भी यदि आपके पास नहीं तो एक योग्यता होनी चाहिए कि आप राष्ट्रपति के विचार अनुसार विधि सम्मत एक व्यक्ति होनी चाहिए, यानी कि आपके पास विधि की एक ऐसी जानकारी होनी चाहिए जिसको राष्ट्रपति अपने पास में सेटिस्फाइड करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता अपने आप में रखते हैं।
और इस प्रकार से हम पटना उच्च न्यायालय का अध्ययन यहाँ पर इस प्रकार करते हैं। पटना उच्च न्यायालय के संबंध में यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सीधे लिख के अपना संदेश मेरे को भेज सकते हैं। मैं उसका उचित उत्तर आपको देने का प्रयास करूंगा। चहल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा और जब लगता है कि ज्ञान का वर्धन हो रहा है तो इसको फिर साझा अर्थात से शेयर करना प्रारंभ करिएगा। मिलता हूँ जुडिशरी के दूसरे भाग में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।